माय डियर स्टूडेंट्स, हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के साथ में लेक्चर का आगाज़ कर चुके हैं और आज हम बायोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 और उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटीन। आपने पार्ट 1 में इसका इंट्रोडक्शन लिया था और इसकी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने, और फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर हम दो अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ें तो उससे एक कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू बॉन्ड डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी करने वाले हैं व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हों तो प्रोटीन डिफरेंट लेवल्स के ऊपर क्या हो जाती है, फंक्शनल फॉर्म को अचीव कर लेती है। अब ये डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या हो सकती हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर, देन मोर कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इवन मोर कॉम्प्लेक्स इज टर्शियरी स्ट्रक्चर, और सबसे कॉम्प्लेक्स पॉसिबल फॉर्म जो है वो क्या है हमारे पास, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। हम इसी को यहाँ पे स्टडी करेंगे। और जैसे मैंने आपको एक आदत डाल दी है वो ये कि हम हमेशा यहाँ पे फ्लैश कार्ड लेके रखते हैं कि आपने जब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है तो आपने किन किन चीज़ों को ज़रूर अपने माइंड में रखना है। तो उसी फ्लैश कार्ड को ज़रा मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। सो लेट्स मूव विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में स्टूडेंट्स हम तीन चीज़ों को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। वो तीन चीज़ें क्या हैं? नंबर 1, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन, राइट। फिर नंबर 2 पे हमारे पास बात है स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। और थर्ड बात, दैट इज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। आपको याद होगा हमने एनर्जी यूज की थी अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की। जैसे हम डिफरेंट किस्म के वर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं और फिर उन सेंटेंसेस को मिला के हमने पैराग्राफ बनाए थे और पैराग्राफ को मिला के हम पेजेस और पेजेस को मिला के चैप्टर्स और चैप्टर्स को मिला के हम बुक कंपाइल कर सकते हैं। सेम इज द केस हियर। यहाँ पे जो हमारा अल्फाबेट है वो किसके बराबर है? अमाइनो एसिड के बराबर है, राइट। लास्ट लेक्चर याद करें, हमने बोला था कि ह्यूमन बीइंग में टोटल 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स इस्तेमाल होते हैं। तो सेम इज द केस हियर कि हम यहाँ पे समझ लें 20 अल्फाबेट्स को यूज कर रहे हैं एंड ईच अल्फाबेट इज एन अमाइनो एसिड। अब जैसे इंग्लिश में भी ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में भी तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि नंबर किसी प्रोटीन में फिक्स होता है किसका, अमाइनो एसिड का। सेम नेचर, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी एसिडिक अमाइनो एसिड की जगह पे कोई बेसिक अमाइनो एसिड लगा दूं या बेसिक की जगह पे न्यूट्रल लगा दूं, राइट। पोलर की जगह पे नॉन पोलर लगा दूं या नॉन पोलर की जगह पे पोलर लगा दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो नेचर भी हम लोगों ने कंसिडर करनी होती है। जो अमाइनो एसिड होना चाहिए वो ही वहां पे प्रेजेंट होगा, तो ही मेरी प्रोटीन अपनी एक्चुअल फंक्शनल कन्फर्मेशन क्या करेगी, गेन करेगी। फिर उसके बाद सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। हम सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को अंडरस्टैंड करने के लिए फॉर एग्जांपल 3 वर्ड लिख रहा हूं जो कि एनालॉगस हैं किसके, अल्फाबेट्स के। फॉर एग्जांपल ये वर्ड्स हैं ई, ए और टी। जाहिर है अगर मैं इन्हीं अल्फाबेट्स का सीक्वेंस चेंज कर दूं तो फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां ले आता हूं तो बन जाएगा फॉर एग्जांपल टी ई ए या बन जाता है ए टी ई। अब मेरे पास अमाइनो एसिड्स या अल्फाबेट्स क्या है स्टूडेंट, सेम, लेकिन जब उनका मैंने सीक्वेंस चेंज किया है तो जाहिर है अब वो सेम मीनिंग नहीं दे रहे। सेम इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन्स, राइट। अब आप लोगों की बुक में एक साइंटिस्ट का नाम लिखा गया है स्टूडेंट्स, उसका नाम था फ्रेडरिक सांगर। वी वांट टू डिस्कस अबाउट डिस्कवरी और वी आर पेइंग ट्रिब्यूट टू दिस वेरी साइंटिस्ट जिसका नाम था फ्रेडरिक सांगर। इस फ्रेडरिक सांगर नामी साइंटिस्ट ने सबसे पहले हम लोगों को जिस स्मॉलेस्ट नोन प्रोटीन का सीक्वेंस बताया था उसको हम जानते हैं किस नाम से स्टूडेंट्स, एक हार्मोन के नाम से, दैट इज नोन एज इंसुलिन। अब स्टूडेंट्स ये जो इंसुलिन है ये बेसिकली एक डाईपेप्टाइड है, यानी कि इसके अंदर
दो चेन्स हैं, एक को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स व्हाट, अल्फा चेन, और एक को हम नाम देते हैं बीटा चेन, राइट। अल्फा चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स वो कितने हैं स्टूडेंट्स, 21, और बीटा चेन इससे कंपैरेटिवली लंबी है और इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं, 30। और अगर आप इन दोनों अमाइनो एसिड को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो इंसुलिन में पाए जाते हैं दैट इज इक्वल टू 51। तो हमारी इंसुलिन में टोटल 51 अमाइनो एसिड इस्तेमाल होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में मैं फिर बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी 51 इफ इट हैज टू वर्क इन नॉर्मल वे। एक और एग्जांपल जो आपकी बुक में गिवन है स्टूडेंट्स, वो कौन सी है, हीमोग्लोबिन। और इस पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन में कितनी अमाइनो एसिड है स्टूडेंट्स, चार चेन्स है, अमाइनो एसिड नहीं चेन्स है, कितनी, 4। उनमें से स्टूडेंट्स 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं। पहली दो चेन्स में जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है वो कितने हैं, 141 एंड 141, और जो दोनों बीटा चेन्स हैं वो इससे थोड़ी सी लंबी हैं और इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं स्टूडेंट्स, 146 एंड 146। जब आप इन सारे के सारे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स को ऐड करते हो तो आपको पता चलता है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आर 574, राइट। अब अगली बात पे चलते हैं, अगले कॉलम में मूव करेंगे कि नॉट ओनली इन पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का नंबर इंपॉर्टेंट है बल्कि उनकी नेचर भी इंपॉर्टेंट है। अब किस लम्हे पे कौन सा अमाइनो एसिड आए, इसके लिए हमें एक डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा। लुक एट दिस स्टूडेंट्स कि ये आप लोगों के पास एक सेल है, राइट, और ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर यू नो वेरी वेल हमारे पास प्रेजेंट होता है डीएनए। सो डीएनए इज बेसिकली एक्टिंग एज अ टेम्पलेट, एक नमूना, उसवा, जिसको हम फॉलो करेंगे, राइट। इस पर्टिकुलर टेम्पलेट से हम ऑब्टेन करेंगे एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज मैसेंजर आरएनए। फिर ये मैसेंजर आरएनए इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस से बाहर मूव करेगा और अपने आप को जाके अटैच करवाएगा किसके साथ, राइबोसोम के साथ। और राइबोसोम लुकिंग एट द कोड, वो खुफिया पैगाम जो कहाँ लिखा हुआ था, डीएनए पे, और उसको कोडेड फॉर्म में भेजा गया, किसकी फॉर्म में, मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में, और अब उसको डीकोड करेगा ट्रांसफर आरएनए और अमाइनो एसिड ला के देगा इस राइबोसोम को, और राइबोसोम इन अमाइनो एसिड को जोड़ के क्या बना देगा, प्रोटीन। अब हम देखेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारी नॉर्मल प्रोटीन किसी एब्नॉर्मल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए, तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। इसके लिए आपकी बुक में एग्जांपल गिवन है हीमोग्लोबिन की। स्टूडेंट्स आप बात को जरा गौर से सुनेंगे। आप लोगों की हीमोग्लोबिन में अभी आप पढ़ के आए कितने अमाइनो एसिड थे टोटल, यस एक्सेलेंट, 574 अमाइनो एसिड थे, 574 अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड कौन से होने चाहिए, इनकी अरेंजमेंट कौन सी होनी चाहिए, इनका नंबर कितना होना चाहिए, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से आई, डीएनए से आई। कौन लेकर आया, मैसेंजर आरएनए। डीकोड किसने किया, ट्रांसफर आरएनए, और उनको जोड़ा किसने, राइबोसोम ने। अब इसमें अगर कहीं भी किसी पॉइंट पर एरर होगा तो हमारी हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 574 इफ देयर इज एन एबनॉर्मेलिटी ऑफ ओनली 1 अमाइनो एसिड, यानी कि 574 में से सिर्फ एक अमाइनो एसिड खराब होना है। देखते हैं स्टूडेंट्स कहां होगा, यू नो वेरी वेल कि हमारी हीमोग्लोबिन में कितनी चेन्स थी, 4, 2 अल्फा और 2 बीटा, राइट। अब अपने बात को फिर वही बात है गौर से सुनना है कि इस पहली बीटा चेन का जो अमाइनो एसिड नंबर 6 है, अमाइनो एसिड नंबर 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मैं इसकी बात करूं, छठा अमाइनो एसिड ये होना चाहिए ग्लूटामीन। ग्लूटामीन इज व्हाट, इट इज अ नॉर्मल अमाइनो एसिड, लेकिन म्यूटेशन की वजह से अगर यहां पे एबनॉर्मल
अमाइनो एसिड कॉल हो जाए, जैसे हम बोलते हैं व्हाट, वेलिन, राइट, ये क्या है मेरे पास, एक एबनॉर्मल अमाइनो एसिड। अब इस एबनॉर्मल अमाइनो एसिड की वजह से जो प्रोटीन है वो अपना नॉर्मल 3D कन्फर्मेशन ऑब्टेन नहीं कर पाती और वो एक ग्लोबुलर मॉलिक्यूल की बजाय एक द्रांति की तरह से मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि सिकल्ड हीमोग्लोबिन बन गई है। नॉर्मल प्रोटीन नहीं रहेगी बल्कि वो इस तरह की सिकल्ड प्रोटीन बन जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, इसे हम बोलेंगे कि ये एक सिकल्ड हीमोग्लोबिन है। अब आपने देखना है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो आंसर ये है कि इस नॉर्मल हीमोग्लोबिन की निस्बत इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती। ये वाला ऑर्गेनिज्म हंसते हंसते रोते रोते नीला हो सकता है, प्लस इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। सो लुक एट द इम्पॉर्टेंस ऑफ नंबर, लुक एट द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचर, कि सिर्फ एक अमाइनो एसिड के बदल जाने से हमारी हीमोग्लोबिन की ऑल टुगेदर एफिशिएंसी चेंज हो गई। राइट स्टूडेंट्स, तो ये वो इंफॉर्मेशन है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों की बुक में गिवन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। I need your attention. My dear students, जब हम प्रोटीन बनाने के लिए किसको आपस में जोड़ेंगे, डिफरेंट किस्म के अमाइनो एसिड्स को, तो पहले इनिशियल लेवल पे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको मैं आप लोगों की नज़र एक लफ्ज से कर रहा हूँ। वो लफ्ज है स्टूडेंट्स कोप्लेनर। वो एक ही प्लेन के अंदर अरेंज हो जाते हैं। लेकिन आपको याद है कि अमाइनो एसिड में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, दैट वाज अ वेरिएबल, उसका नाम क्या था, आर। ये आर सबके कांस्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से इन पर्टिकुलर अमाइनो एसिड एक दूसरे के पास पड़े हुए हैं, कहीं रिपल्शन और कहीं अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल 2D स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ 3D स्ट्रक्चर। 3D से मुराद होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। राइट, अब ये कोप्लेनर नहीं रहता बल्कि उसकी एक और डायमेंशन डेवलप हो जाती है। अब 3D डायमेंशन ऑब्टेन करने के लिए प्रोटीन्स दो तरीके से बिहेव कर सकते हैं। नंबर 1, या तो वो बनाएंगे स्टूडेंट्स व्हाट, एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। जब मैं वर्ड यूज करता हूं अल्फा हेलिकल, इसका मतलब ये है कि ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है दैट ऑलवेज बेंड इन राइट हैंड डायरेक्शन। राइट, अल्फा का मतलब होता है राइट हैंडेड, तो ये कॉइल हमेशा राइट हैंड वे में, लुक एट द मूवमेंट ऑफ माय हैंड्स, तो ये हमेशा राइट हैंड वे में कॉइल कर रहा होगा। अगर आप इसके लिए अपने माइंड में कोई पिक्चर बनाना चाह रहे हैं तो इमेजिन व्हाट, अ स्प्रिंग दैट इज प्रेजेंट इन योर बॉल पॉइंट और दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन योर सोफा। राइट, आप बॉल पॉइंट को बार बार यूज करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, तो स्प्रिंग क्या करता है, अपनी शेप को रीगेन कर लेता है आफ्टर सर्टेन टाइम। आप जब तक अपने सोफा पे बैठे हैं सोफा प्रेस रहता है, लेकिन जो ही आप सोफे से उठते हैं तो सोफा अपनी नॉर्मल हाइट दोबारा से गेन कर लेता है। ऐसा कैसे हो जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास ये है कि अगर आप फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे हो तो उसमें आप लोगों ने स्प्रिंग कांस्टेंट की बात की थी। वो स्प्रिंग कांस्टेंट जो उससे क्या रखेगा, अपनी जगह पे फिक्स रखेगा। राइट, और जब उसको वैल्यू लगाएंगे, स्प्रेन और स्ट्रेन उस पर लगाएंगे तो उसका शेप चेंज होगी और वही जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको दोबारा से अपनी शेप गेन करने में हेल्प कर रहा होगा। हमारे बायोलॉजी में वो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? हमारी बायोलॉजी में वो स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स। राइट, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब आप इस इमेज को देखिए, आपको नजर आ रहा है ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है जो ये हमें रोटेट करता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिए कि जो दो अमाइनो एसिड्स ऊपर वाले कॉइल और नीचे वाले कॉइल में आमने सामने हैं, अगर उनके चार्जेस ऑपोजिट हैं तो उनके अंदर, लुक एट दिस, ये डेवलप हो रही है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड वही काम कर रही है जो एक मैकेनिकल स्प्रिंग के लिए उसकी
स्प्रिंग कांस्टेंट कर रहा था, यानी कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, इसके दरमियान भी जो टर्न्स है उनको फिक्स रखेगी, उसके दरमियान में जो पिच है बिटवीन द टू टर्न्स, हाइट, उसको फिक्स रखेगी, राइट। हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब डेवलप होते हैं तो अबाउट, ये आपकी बुक के अल्फाज हैं, तो तकरीबन 3 या 4 अमीनो एसिड के बाद यह टर्न रिपीट होता है, कभी 3 और कभी 4। अब हम लोगों ने क्या किया, उसकी एवरेज ले ली और आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है 3.6 अमीनो एसिड्स, तो अबाउट 3.6 अमीनो एसिड के बाद या एक टर्न में अमीनो एसिड इस्तेमाल हो गए कितने 3.6। ये तो हुआ हमारे पास अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं दूसरी फॉर्म की, जैसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अब आपने बात को फिर जरा गौर से सुनना है। ये जो मेरे पास बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है, ये कैसे डेवलप हुआ, ये पॉलीपेप्टाइड की बैक कॉइलिंग से डेवलप हुआ। यानी कि अगर आप किसी अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को देखें तो वो हमेशा राइट हैंड कॉइल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्लॉकवाइज, और ये डेवलप होता है समझ ले एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये चेन यहां से डेवलप हुई है तो ये रिवर्स ऑर्डर में फोल्ड होगी, रिवर्स ऑर्डर में। और फिर वही बात कि अगर यहाँ पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों आपस में क्या डेवलप कर लेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके फर्दर और एक्चुअल एनहांसमेंट के लिए लुक एट दिस इमेज। इस इमेज में भी आप लोगों को बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है और आप देख रहे हैं कि कहीं इसका शेड डार्क है, कहीं लाइट, कहीं डार्क है, कहीं लाइट। तो ये बेसिकली इसकी 3D नेचर को जाहिर करने के लिए शो किया गया है। तो यहाँ पर भी वो एक 2D स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो आपके लिए बात इंपॉर्टेंट है वो क्या है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स पर टर्न। तो वो कितने हैं स्टूडेंट्स, 3.6 अमाइनो एसिड्स। देन एक और बात जिसके लिए मैं अगेन रीइंफोर्समेंट पर बिलीव रखता हूं, मैं आपके लिए रीइंफोर्स कर रहा हूं, वो ये है कि आपने इस बॉक्स को नहीं भूलना कि वो कौन सी फोर्स है जो स्प्रिंग कांस्टेंट डेवलप कर रही है, जो इस शीट को 3D स्ट्रक्चर दे रही है, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ब्लॉक भी कर दिया है, मैं इसके ऊपर आप लोगों के लिए स्टार भी लगा रहा हूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज टर्शियरी स्ट्रक्चर। Tertiary structure. This structure is even more complex than secondary structure. Right. Tertiary structure कैसे बनेगा? इसके लिए आप इमेजिन ये करें स्टूडेंट्स कि आप लोगों के पास एक गोल रबड़ बैंड है, आप इसको दरमियान में से कट कर लिया, समथिंग लाइक इट। ये एक रबड़ बैंड था आप लोगों के पास, आपने इसको दरमियान से कट किया और दरमियान से कट करने के बाद ये आप लोगों के पास एक लंबी सी रबड़ बन गई। समझ लें कि ये एक 2D 2 डायमेंशनल पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है, बट एज आई सेड इट इज कोप्लेडर। अब क्या होगा कि या तो वो ट्विस्ट होगी और अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगी, और या फिर वो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बना देगी। से हम लोगों ने इसको यूं ड्रॉ कर दिया, राइट। अब ये जो स्ट्रक्चर मेरे पास डेवलप हुआ, ये क्या था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट, ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब क्वाइल होता है तो ये और अनस्टेबल हो जाता है। यू नो, हालांकि हमने प्राइमरी को सेकेंडरी में को कन्वर्ट किया था टू गेन सम स्टेबिलिटी, लेकिन कुछ प्रोटीन्स में ये इट लीड्स टू फर्दर अनस्टेबिलिटी, और उसके रिजल्ट में जब ये लूज होता है तो ये अपने ही ऊपर क्वाइल हो जाता है। यानी कि मैं आप लोगों के लिए एक वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पे, वो क्या है, सेल्फ क्वाइलिंग। जब ये अपने ही ऊपर दोबारा से क्वाइल हो जाएगी, इसके लिए मैं अभी एक डेमो देता हूं आप लोगों के लिए। तो ये जो सेल्फ क्वाइल स्ट्रक्चर बनेगा मेरे पास, दैट इज कॉल्ड एज टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब इस टर्शियरी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कौन इंश्योर कर रहा है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए भी आप लोगों ने इस बॉक्स को कभी भी माइंड से नहीं निकालना। ये आप लोगों को वो एक नंबर दे सकता है जो शायद आप लोगों को मेडिकल कॉलेज में ले जाए, राइट। तो कीप एवरीथिंग इन योर माइंड। तो उसके लिए मैंने एक टिप दी हुई आप लोगों के लिए, वो है स्टूडेंट्स HIDS, हेड्स और हाइट्स, व्हाटएवर यू वांट टू से। यानी कि 3 किस्म की फोर्सेस हैं जो इस स्ट्रक्चर को चेंज होने से रोकेंगी। उनमें से पहली H
H का मतलब स्टूडेंट्स क्या है, मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी प्रेजेंट है। I स्टैंड्स फॉर आयोनिक बॉन्ड्स, यहां पे आयोनिक बॉन्ड्स भी प्रेजेंट है। और फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, कि अब मैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहा हूं जो हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अलावा भी ऐड करना पड़ता है किसमें, प्रोटीन्स में, दैट इज एलिमेंट सल्फर, राइट। तो उस पर्टिकुलर सल्फर का यूज प्रोटीन में कहां होता है, तो आंसर इज इन डेवलपमेंट ऑफ द डीएस। अब व्हाट इज डीएस, डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो जहां जहां भी डाइसल्फाइड ब्रिजेस इस्तेमाल होते हैं वहां पे हम सल्फर को यूज कर रहे होते हैं टू डेवलप अ बॉन्ड बिटवीन और इनसाइड द चेन। इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि इट इज डेवलपमेंट ऑफ द डाइसल्फाइड ब्रिजेस इन द सेम चेन, मीन इंट्रा चेन, इंट्रा पॉलीपेप्टाइड डाइसल्फाइड ब्रिजिंग यहां डेवलप हो रही है। मैं फिर एक वर्ड अगली नजर कर रहा हूं, इंट्रा पॉलीपेप्टाइड डाइसल्फाइड ब्रिजिंग हो जाती है। नाउ वी वांट टू मूव टू द फाइनल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर यानी कि ये चौथे लेवल की कॉन्फर्मेशनल स्टेबिलिटी है। प्राइमरी पहले लेवल की है, सेकेंडरी दूसरे लेवल की है, टर्शियरी तीसरे लेवल की है, और ये सबसे कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ व्हाट कॉन्फर्मेशन है। इस वाले केस में स्टूडेंट्स आपने जरा बात को गौर से समझना है। इस वाले केस में अब हम उन पॉलीपेप्टाइड्स को यूज करने वाले हैं जो टर्शियरी स्टेबिलिटी ऑब्टेन कर चुके हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आप लोगों की बुक में यूज किया गया है हीमोग्लोबिन को। तो हीमोग्लोबिन में आप लोगों ने देखा कि इट कॉन्सिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड्स, ये 4 पॉलीपेप्टाइड्स के मिलने से बनी। अब ये वाली 4 पॉलीपेप्टाइड्स जब प्राइमरी लेवल से बुलंद होकर सेकेंडरी लेवल पे आई और फिर टर्शियरी लेवल तक अपने आप को स्टेबलाइज कर चुकी, तो अब ये वाली 4 प्रोटीन्स, 4 पॉलीपेप्टाइड्स, समथिंग लाइक इट 1 एंड से 2 and then say 3 and last one is 4, तो अब ये आपस में क्या करेंगी, इंटरेक्शन करेंगी, राइट। इंटरेक्शन के बाद जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा वो कहलाएगा टर्शियरी स्ट्रक्चर, राइट। समथिंग लाइक इट, आपस में डिफरेंट तरीके से कंबाइन हो रही हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोग देखेंगे वो ये है कि यहां पे एक आयरन का एटम मौजूद है। ये बेसिकली आयरन का जो एटम है ये इन चारों को आपस में जोड़ने में इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर मेरे पास बनेगा ये कहलाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, हीमोग्लोबिन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों की बुक में इतना ही लिखा हुआ है। और अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट्स हम प्रोटीन्स की डाइवर्सिटी की बात करें तो इट इज क्वाइट एनॉर्मस, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे पास। इसको क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप लोगों की इसके लिए हम लोगों ने इसको 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। फाइब्रस प्रोटीन्स जो आपके स्ट्रक्चर्स बना रही हैं, समथिंग लाइक योर हेयर, समथिंग लाइक योर नेल, समथिंग लाइक योर बोन, कार्टिलेज, राइट, मसल्स। ये जो चीज़ें हमारा स्ट्रक्चर बना रही हैं वो बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन से बनी होती है। लेकिन वो वाली प्रोटीन्स जो मेरी बॉडी में कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, समथिंग लाइक एंजाइम, फ्यू हार्मोन्स एंड एंटीजन, एंटीबॉडीज, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन। तो हम इन 2 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स को डिफरेंट
डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में कंपेयर करने वाले हैं। वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या है? नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। अब फाइब्रस प्रोटीन्स के अंदर मोर देन वन क्या होती हैं? नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स हो सकती है। ये देते हैं हम लोग मोर देन वन, और यूजुअली ये क्या होती हैं? 4। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं वो आमतौर पे एक ही पॉलीपेप्टाइड के सेल्फ कॉइलिंग से डेवलप होती है, राइट? तो यहां पे सेल्फ कॉइलिंग ऑफ सिंगल, PP स्टैंड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड्स। रिमेंबर, आपने एग्जामिनेशन में पूरा लिखना है पॉलीपेप्टाइड। सो वी वांट टू डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द टर्म्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर। तो फाइब्रस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है सेकेंडरी, और यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है? टर्शरी। सॉल्युबिलिटी, ये जो हमारी फाइब्रस प्रोटीन्स हैं दे आर इनसॉल्युबल। ये तो हैं इनसॉल्युबल, इनके लिए तो आपने मजीद कोई बात माइंड में नहीं रखनी। लेकिन जो मेरी ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं वो सॉल्युबल होती हैं, वो बिल्कुल हल हो सकती हैं। और अगर मैं इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो वो सॉल्युबल किस किस चीज में होंगी? तो आंसर है कि ये किसी एसिड में, किसी बेस में, और या फिर किसी सॉल्ट में। जब हम प्रोटीन की प्योरिफिकेशन कर रहे होते हैं तो हम डिफरेंट किस्म की चीजों में इन प्रोटीन्स को डिसॉल्व करके एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स? अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं दे कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं दे कैन बी क्रिस्टलाइज, राइट? और अगर आप इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारी फाइब्रस प्रोटीन्स बहुत ड्रास्टिक चेंज इन पीएच पर भी स्टेबल रहती हैं। लेकिन जो हमारी ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं वो पीएच में चेंज होने पर अपनी स्टेबिलिटी को लूज कर देती हैं। सो दे आर पीएच स्टेबल और दीज आर पीएच सेंसिटिव। और आखिरी बात जो आपसे करने वाले हैं वो क्या है? इससे एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में आप लोगों के हेयर्स जो आप लोगों को स्टाइल देते हैं, नेल्स जिस पे आप लोग नेल पॉलिश लगा लेती हैं, 10 मैट्रिक्स ऑफ बोन, देन कार्टिलेज। ये सारी की सारी चीजें फाइब्रस प्रोटीन्स की बनी हुई है। इवन अगर आप कभी जख्मी होते हैं तो आपके जख्म के ऊपर जो नेटवर्क ऑफ फाइबर ब्लीडिंग रोकता है, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। कैन यू नेम इट? फाइब्रिन। यू आर राइट। ग्लोबुलर प्रोटीन में हमारे पास फ्रेंड्स क्या शामिल है? हॉर्मोन्स एंड देन एंजाइम्स। कैन यू नेम एनी अदर? यस, एंटीजेंस एंड देन एंटीबॉडीज, antibodies. That's it for today. See you next time on the same channel. Bye bye. Allah Hafiz.